वैशाली HD एकेडमी में, जहां पर दोस्तों आज हम यूनिट 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वित्तीय संस्थाएं कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 के तहत कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों जो 1969 के तहत लगभग 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण जो है वो 2 चरणों में किया गया है। देखिए, एक पहले जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और बाद में जो है वो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकिंग राष्ट्रीय अधिनियम के तहत पूछा है, ना कि सन पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यदि पूछा जाता कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो हम आंसर करते 14। यदि पूछा जाता कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो हम आंसर करते 6। लेकिन अधिनियम के तहत टोटल बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, उनकी संख्या कितनी है? 20 है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कब पूंजी बाजार में उतरने की इजाजत मिली? 1993 में दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या मिलता है? तो पूंजी बाजार में उतरने की इजाजत मिलती है। जो SBI है, आप याद रखें, SBI की स्थापना जो है रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर की गई थी। 1 अप्रैल वर्ष 1935 को इसकी स्थापना की गई और 1 जनवरी वर्ष 1949 को देखिए याद रखेंगे, RBI की बात कर रही हूं मैं। RBI की क्या की गई थी स्थापना? 1 अप्रैल वर्ष 1935 को RBI की स्थापना की गई थी और RBI का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था? 1949 में। नेक्स्ट यदि हम बात करें सेबी, दोस्तों सेबी, तो आप याद रखेंगे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संशोधन अधिनियम 1955 में आया था और इसी के तहत इसे पूंजी बाजार में उतरने की इजाजत मिल चुकी थी। ऑपरेशन ट्विटर किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? याद रखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रारंभ किया गया है दिसंबर 2019 में और इसके तहत क्या किया जाएगा? दीर्घकालीन ऋणों को, देखिए जो दीर्घकालीन ऋण है उनकी दर में गिरावट को प्रोत्साहित करना, ताकि क्या हो सके दोस्तों, सरकारी प्रतिभूति की खरीदारी जो है वो की जा सके, परिपक्व बिक्री की जा सके। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड कब प्रचलन में आया? तो याद रखेंगे ये जो है वर्ष 1994 में क्या आया था? प्रचलन में आया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1994 होगा। दोस्तों यदि हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर, याद रखेंगे इस समिति को, फेरवानी समिति की सिफारिश पर वर्ष 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना की गई थी और दोस्तों BSE की बात करें तो वर्ष 1875 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार के द्वारा RBI के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, सही है। नेक्स्ट यदि दोस्तों हम बात करें कि RBI का गवर्नर अपनी शक्ति का जो अधिकार है वो RBI अधिनियम 1934 है उससे प्राप्त करता, बिल्कुल सही। और भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में RBI को निर्देश देने का अधिकार रखते हैं? नहीं, भारतीय संविधान के जितने भी प्रावधान है वो केंद्र सरकार को जनहित में RBI को निर्देश देने के अधिकार नहीं रखते। RBI का अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि RBI अधिनियम 1934 में वर्णित किए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। और RBI एक्ट की धारा 7 के अनुसार ही जो RBI गवर्नर है उसके परामर्श से ही जितने भी जो सार्वजनिक हित है बैंक के, उन्हें अधिकार देने का या आदेश देने का अधिकार है किसको? RBI को, ना कि केंद्र सरकार को। नेक्स्ट, वरिष्ठ बैंकर अतुल्य कुमार गोयल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो वरिष्ठ बैंकर हैं अतुल कुमार गोयल निम्न में से किस बैंक के प्रबंधक निर्देशक सह मुख्य अधिकारी चुने गए हैं? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसके हैं? ये अतुल कुमार गोयल। तो याद रखेंगे यूको बैंक के हैं। किस बैंक के हैं? तो यूको बैंक के हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूको बैंक, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से नीति आयोग के बारे में बताना है कि नीति आयोग ने किन किन बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है। तो दोस्तों निजीकरण की सिफारिश की है वह 2 बैंक हैं। एक है दोस्तों सेंट्रल इंडिया बैंक। नीति आयोग ने दोस्तों यदि हम बात करें तो एक सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 3 ऐसे बैंक हैं जिनका क्या किया है? निजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में लोगों से क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम कितने माह तक जमा राशि स्वीकार की जाती है?
जितने भी जो गैर वित्तीय, यदि हम बात करें गैर वित्तीय कंपनियां हैं, वो 12 माह से लेकर 60 माह तक की जो राशि है वो क्या कर सकती हैं, तो दे सकती है। जिनमें किसी भी प्रकार से चालू खाता जो है वो नहीं खोला जाता और इनकी स्वीकार करने की जो सीमा होती है वो 12 माह से लेकर 60 माह तक होती है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष है 1 जुलाई से लेकर 30 जून, देखिए पहले क्या था, पहले था 1 मार्च से लेके हम बात करते थे तो कब तक रहता था, 30 तक, फिर उसके बाद में लेकिन अभी जो 1 जुलाई से लेकर 30 जून किया गया है, ये कब किया गया है, तो आपको याद रखना है कि फरवरी 2020 में। कब किया गया है, फरवरी 2020 में दोस्तों। वित्तीय वर्ष को मार्च अप्रैल करने का निर्णय लिया गया था और इसी के बाद इसे जो है वो चेंज कर दिया गया है, जबकि जून जुलाई से कर दिया गया है। नेक्स्ट, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किस वर्ष किया गया है, तो याद रखेंगे सितंबर 1993 को जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय है पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया 1993 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रायोजक नहीं है, तो कौन सी संस्था है जो एनएसई का प्रायोजक नहीं है, तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक है। पेरवानी समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था एनएसई का और इसी के अंतर्गत प्रायोजक जो है वो आपको याद रखना है। प्रायोजक कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों प्रायोजक जो हैं वो पूछा कौन कौन सा गया है, तो आईडीबीआई, एलआईसी और जीआईसी है, जबकि एनएसई का प्रवर्तक आईडीबीआई बैंक है। ये आप याद रखें, कौन सा, आईडीबीआई बैंक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक बार फिर से सुन लें। क्वेश्चन पूछा गया था, प्रायोजक नहीं है पूछा गया था, कौन सी जो संस्था है वो प्रायोजक नहीं है पूछा गया, तो आईडीबीआई है, एलआईसी है, जीआईसी है, आईसीआईसीआई बैंक नहीं है। योनो ऐप किस वाणिज्यिक बैंक का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा बैंक है, तो याद रखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये योनो ऐप किसका वाणिज्यिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक में कितने लोकपाल होते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक में दोस्तों कितने लोकपाल होते हैं, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आरबीआई का अपना क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और आरबीआई की यदि हम बात करें तो इसमें 15 लोकपाल होते हैं जो कि अर्ध न्यायिक अधिकरण है। देखिए आरबीआई लोकपाल एक अर्ध न्यायिक अधिकरण है और दोस्तों यदि हम लोकपाल की बात करें तो किस समिति की सिफारिश पर भारत में लोकपाल विधेयक आया है या लोकपाल जो अधिनियम है वो आया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोकपाल भारत में लोकपाल अधिनियम कब आया और किस समिति की सिफारिश पर आया। किस वर्ष भारत सरकार ने आरबीआई से एसबीआई की समूची हिस्सेदारी खरीद ली थी, आरबीआई से एसबीआई की जो समूची हिस्सेदारी है वो खरीद ली थी भारत सरकार ने आरबीआई से एसबीआई की, तो बताना है आपको कि कब की बात है ये, तो दोस्तों जुलाई 2007 में, जुलाई 2000 ऑप्शन गलत हो गए सभी एक से, जुलाई 2007 में भारत सरकार ने आरबीआई से जितने भी हिस्सेदारी थी और जितने भी जो सहयोगी बैंक थे उनकी स्वामित्व को हटा दिया था और भारत सरकार ने इनकी हिस्सेदारी आरबीआई से जो है वो हिस्सेदारी खरीद ली थी वर्ष 2007 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई, जो मुंबई है वो किस वर्ष स्थानांतरित किया था, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, तब इसका मुख्यालय कोलकाता था, लेकिन दोस्तों वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दामोदरन समिति का संबंध, दोस्तों बात कर रहे हैं हम दामोदरन समिति का संबंध किससे है, छोटी बचतों से जुड़ी हुई व्यवस्था से है या बैंकिंग सेवाओं से है, देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था जोड़ने से है या गैर निष्पादित आस्तियों की रूपरेखा में परिवर्तन हेतु, तो बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से संबंधित है, तो आप याद रखेंगे दामोदरन समिति का संबंध किससे है, बैंकिंग सेवाओं के। मर्चेंट बैंक पर किस संस्था का नियंत्रण होता है, जो मर्चेंट बैंक होते हैं उन पर सेबी का नियंत्रण होता है, याद रखेंगे मर्चेंट बैंक पर किसका नियंत्रण होता है, तो सेबी का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट, संगत कथन या कथनों की पहचान कीजिए, तो दोस्तों जो बैंक ऑफ ब्यूरो है इसका गठन फरवरी 2016 में किया गया था, सही है,
उर्जित पटेल समिति की अनुशंसा पर किया गया था, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो ये दोनों जो ऑप्शन है वो गलत है, जबकि केवल एक कि इस बैंक का जो गठन है फरवरी 2016 को जो पीजे नायक समिति है, किस समिति की अनुशंसा पर बैंक ऑफ ब्यूरो का गठन किया गया था, पीजे नायक समिति की सिफारिश पर किया गया था, जिसकी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो AK गोयल जी है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर आता है, तो मुंबई में आता है। आरबीआई के द्वारा किस वर्ष से नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित पद्धति या MRS का प्रयोग किया जा रहा है। आरबीआई, आप जानते हैं कि जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसी के क्या होते हैं, साइन होते हैं। और दोस्तों बिल्कुल कि आरबीआई में नोट जारी करने का एकमात्र प्राधिकारी आरबीआई है। भारत में नोट जारी कौन करता है, तो आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। जबकि दोस्तों कब की बात करते हैं, तो वर्ष 1956 से ही नई मुद्रा जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षित पद्धति किसने अपनाई है, तो आरबीआई ने अपनाई है। तो 1956 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के सुधार एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई कितने मूल्य तक के नोट जारी कर सकता है, तो आपको याद रखना है 10,000 करोड़ से अधिक नए नोट जारी आरबीआई नहीं कर सकता। याद रखेंगे एक वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ तक की ही नोट जो है आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। छाया बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, कौन सा बैंक जो है वो शैडो बैंक कहलाता है। तो जितनी भी जो गैर वित्तीय कंपनियां होती हैं, गैर वित्तीय कंपनियों को क्या कहा जाता है दोस्तों, छाया बैंक के नाम से या शैडो बैंक के नाम से जाना जाता है। जोड़ी का मिलान करना है, इससे आपके 4 क्वेश्चन जो है वो फूट मिलान से 4 क्वेश्चन कवर होते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, जो सिंडिकेट बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, तो इसका देखिए यदि हम बात करें इलाहाबाद बैंक की, तो इलाहाबाद बैंक का देखिए, इलाहाबाद बैंक जो है जो इंडियन बैंक है उसमें विलय कर दिया है। इलाहाबाद बैंक जिसका विलय किया गया है किसमें, इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया है। दोस्तों यदि हम बात करें देना बैंक, तो देना बैंक का जो विलय है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। सिंडिकेट बैंक जो है इसका विलय जो है कैनरा बैंक में किया गया है। और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है। तो ये बहुत IMP है, ध्यान से सुनेंगे। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में किया गया है, तो आप याद रखें ई से इलाहाबाद, ई से इंडिया, है ना। फिर उसके बाद देना बैंक का है, तो देना क्या देना, बड़ौदा देना, है ना, बड़ा पाव से याद रखें, क्या देना, बड़ा देना। फिर सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें किया गया है, कैनरा, सिंडिकेट, कैंट, है ना, तो कैट से याद रखें, कैन। और कॉरपोरेशन बैंक का जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बैंक के नियमन और पर्यवेक्षण में सुधार हेतु आरबीआई ने किस नाम से रूपरेखा तैयार की है। उत्कर्ष नाम से दोस्तों बैंकों के विनियमन और उनके परीक्षण में सुधार के लिए आरबीआई ने उत्कर्ष 2022 करके एक योजना जो कि कितने वर्षीय है, आप याद रखेंगे कि एक 3 वर्षीय रूपरेखा जो है वो तैयार की है, जिसका नाम क्या दिया है, उत्कर्ष 2022। ई कुबेर किस संस्थान का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। ई कुबेर दोस्तों याद रखेंगे ये भी आरबीआई का ही एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। कौन सा, ई कुबेर, याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बैंकिंग लोकपाल योजना कब प्रारंभ की गई। जो मैंने अभी आपसे पूछा था कि बैंकिंग लोकपाल योजना, दोस्तों बैंकिंग लोकपाल योजना आप याद रखेंगे 14 जून वर्ष 1995 से प्रारंभ किया गया था, जिसमें 2002-2006 में इसका दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। कारोबार की दृष्टि से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विश्व में कौन सा स्थान रखता है। कारोबार की दृष्टि से दोस्तों याद रखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 1700 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और ये जो है वो तीसरा स्थान रखता है कारोबार की दृष्टि से। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सत्य असत्य कथन का चयन करना है। दोस्तों जब ये क्वेश्चन आप पढ़े ना, कोई भी क्वेश्चन पढ़े तो सत्य असत्य जरूर पढ़े कि पूछा क्या गया है। तो असत्य कथन का चयन करें कि जो सेंसेक्स है NSE का सूचकांक है, नहीं, ये किसका है, ये चेंज कर दिए गए हैं क्योंकि निफ्टी जो है वो NSE का है और जो सेंसेक्स है दोस्तों ये किसका है, BSE का है। तो देखिए 1 और 2 दोनों क्या है, ये गलत है। नेक्स्ट, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में स्थापित किया गया है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 2007
गुजरात में स्थापित किया गया है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, सशक्त परियोजना का संबंध किससे है? सशक्त परियोजना का संबंध गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के समस्या समाधान से संबंधित है। जितनी भी जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं कि जिन्हें ऋण तो दे दिया है लेकिन वसूला नहीं जा रहा है, किसी भी कारणवश जो है वो नहीं आ पाया है, तो दोस्तों यह नीति जो है ये सुनील मेहता की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी और सरकारी बैंकों की एनपीए की समस्या को दूर करने के लिए ही एक सशक्त नामक सामग्री या नीति जो है वो लागू की गई है। तो सशक्त नीति। नेक्स्ट, सेबी के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप निवेशकों की शिकायत सेबी तक पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप है जो निवेशकों की शिकायत सेबी तक पहुंचाएगा? दोस्तों याद रखेंगे, सेबी स्कोर्स नामक एक ऐप है जो कि 5 मार्च 2020 को बनाया गया था और जिसमें निवेशक जो है वो अपनी शिकायत सेबी तक दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में जो ट्रेजरी बिल है वो बिल बेचे जाते हैं। भारत में जो ट्रेजरी बिल है वो कौन बेचता है? याद रखना है, जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक के द्वारा ही दोस्तों सबसे पहले ट्रेजरी बिल जो है वो जारी किए गए थे। वर्ष 1917 में सबसे पहले ट्रेजरी बिल आए थे और दोस्तों इनकी जो नीलामी है अब भारत में किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के द्वारा की जाती है। ट्रेजरी बिल एक अल्पकालिक ऋण होते हैं और इनकी अवधि कितनी होती है, परिपक्व अवधि कितनी होती है? तो 364 दिन होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो दोस्तों जो आईसीआईसीआई बैंक है ये औद्योगिक सेक्टर का बैंक है, ये किसी भी प्रकार का राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। याद रखेंगे, राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है? वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति है कि किसानों को क्या दिया जाए? साथ दिया जाए। जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनका जो प्रमुख कार्य है वो यही होता है कि क्या करना? ग्रामीण लोगों को ऋण देना, परिसंपत्तियां प्रदान करना। नेक्स्ट, इस वर्ष सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को पूंजी में उतरने की इजाजत दी थी। तो दोस्तों 1994 जहां पर भारत सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को पूंजी में उतरने की इजाजत दी थी, जहां पर अपने जो शेयर है वो क्या कर सकते हैं? मार्केट में लेकर आ सकते हैं। सेबी के कार्यकारी बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? याद रखेंगे, अध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्य होते हैं, जिनमें दोस्तों एक सदस्य वित्त मंत्रालय का, एक सदस्य जो है वो कानून से संबंधित और पूर्णकालिक सदस्य होते हैं 4। तो अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? सेबी में कुल 10 सदस्य होते हैं। आरबीआई का गवर्नर नहीं रहे हैं। कौन है जो आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे हैं? दोस्तों याद रखें, ओसबर्न स्मिथ रहे हैं, है ना, सीडी देशमुख रहे हैं, बीएन राव नहीं रहे हैं, जबकि बीआर राव रहे हैं। याद रखेंगे, बीआर राव रहे हैं, बीएन राव जो है वो नहीं रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की कि जो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, ये बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही जो सिंपली क्रेडिट कार्ड योजना है ये प्रारंभ की है। आप ये याद रखें। जो यदि हम बात करें जीवन बीमा निगम की, ये क्या है? जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई है। तो याद रखेंगे, वर्ष 1962 में ही जो भारतीय जीवन बीमा निगम है उसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से क्या आशय है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ऐसे बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ऐसे बैंक देखिए जो किसमें शामिल है? द्वितीय अनुसूची में शामिल है, या ऐसे बैंक जो देखिए इसमें अधिनियम दूसरी अनुसूची में तो शामिल है, लेकिन मेन क्या है? आरबीआई का एक्ट। तो 1934 के एक्ट की दूसरी अनुसूची में शामिल है। ऐसे ही बैंकों को क्या कहा जाता है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और याद रखेंगे इसके संस्थापक कौन थे? तो सर सोहराबजी पूछनवाला इसके क्या थे? तो संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों जो स्थानीय बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। और जो स्थानीय बोर्ड कहाँ पर है? तो याद रखें, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में ये क्या है? यहाँ पर ये स्थायी, इसका
कौन थे? तो डॉक्टर एस ए दवे क्या थे? सेबी के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर एस ए दवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यूनिट 6 से ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसलिए आप इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट है जो इंडसलैंड बैंक है किस निजी समूह का बैंक है? तो दोस्तों यदि हम बात करें जो ये किसका है, हिंदुजा समूह का या नई पीढ़ी का प्रथम निजी बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। जो इंडसलैंड बैंक है उसकी स्थापना कब की गई है? तो वर्ष 1994 में की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आई मोबाइल पे किस बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन है? जो आईसीआईसी बैंक का ही क्या है? आई मोबाइल पे। याद रखेंगे। और सशक्त नामक एक एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया था? तो ये आरबीआई के द्वारा किया गया था। और यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारत वित्तीय समावेशन लिमिटेड किस बैंक की सहायक कंपनी है? जो भारतीय वित्तीय समावेशन लिमिटेड है ये किसका है? तो आप याद रखें जो इंडसइंड बैंक है इसका भी क्या है दोस्तों? ये एक प्रमुख जो भारतीय वित्तीय निवेश लिमिटेड है इसी का ही भाग है। नेक्स्ट बात करते हैं किसान मित्र किस निजी बैंक की पहल है? किसान मित्र। दोस्तों किसान मित्र किसकी है? तो आप याद रखें जो एक्सिस बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी इसका ही क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए, किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए ये जो है वो सुविधा प्रदान की गई थी एक्सिस बैंक के द्वारा किसानों को। आओ सोचे बड़ा ये किस बैंक की टैगलाइन है? दोस्तों ये आओ सोचे बड़ा जो है आईडीबीआई बैंक। याद रखेंगे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की क्या है दोस्तों? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की ही ये लाइन है। याद रखेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो आईडीबीआई बैंक की टैगलाइन है वह क्या है? आओ सोचे बड़ा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारती, धन्यवाद।